नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, हम लोग सेकंड चैप्टर सत्य के प्रयोग पढ़ रहे थे। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसके अंदर हम लोगों ने जो महात्मा गांधी जी हैं उनके जीवन परिचय को बहुत विस्तार से समझा था और उसमें मैंने बहुत सारी बातें बताई थी। अगर आप लोगों ने वो पिछला वीडियो नहीं देख रखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए ताकि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ सके। आज के इस वीडियो के अंदर हम आज चैप्टर को पढ़ेंगे। इसके अंदर जो 5 टाइटल हैं, 5 शीर्षक हैं, उनके बारे में हम लोग समझेंगे एक एक करके। लेकिन थोड़ा सा मैं क्लास शुरू करने से पहले आपको रिवीजन करवाना जरूर चाहूँगा ताकि आपको पिछली बातें थोड़ा सा समझ में आ सके। देखिए, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को आप जानते ही हो। सन ध्यान रखना है 1869 ईस्वी में, 1869 ईस्वी में हुआ था। गुजरात के काठियावाड़ पोरबंदर नामक स्थान पर क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और 1883 ईस्वी के अंदर शादी हो गई थी। इनकी पत्नी का नाम क्या था, कस्तूरीबाई माखनची, जिन्हें कस्तूरबा भी कहा जाता है। और गांधी जी प्रेम से क्या बोलते थे, बा कह करके संबोधित करते थे। जिस समय गांधी जी की शादी हुई थी उस समय गांधी जी केवल 13 वर्ष के युवक थे, 13 साल के थे, बाल विवाह हुआ था। और इनकी जो पत्नी है वो इनसे 1 साल बड़ी थी, यानी कि वो 14 साल की थी। ठीक है। गांधी जी के 4 पुत्र हुए। एक का नाम क्या है, मणिलाल, एक का नाम हरिलाल, एक का नाम रामदास और एक का नाम जो है देवदास। ये 4 पुत्र हुए थे। ठीक है। इसके अलावा अगर हम गांधी जी की बात करें तो 1888 ईस्वी में 1888 ईस्वी में जो गांधी जी है इंग्लैंड चले गए। और क्यों गए थे वहां पर, वो वकालत की पढ़ाई करने के लिए गए थे। क्या करने गए थे, वकालत यानी कि वकील बनने के लिए गए थे। और वहां से लौटकर कब आए थे वो, 1891 ईस्वी में, 1891 ईस्वी में वापस भारत आ गए थे। और 93 में वो दक्षिण अफ्रीका में एक मुकदमा के सिलसिले में वहां पर गए थे और वहीं पर वो रह गए। वहां से वो 1915 में वापस आए। तो ये सारी घटनाएं जो हैं पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से, बहुत विस्तार से समझाई है। आप लोग एक बार वो वीडियो जरूर देख लेना, तभी हम लोग आगे के चैप्टर पर इन चीज़ों पर आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाओगे। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए बिना समय वेस्ट किए हम लोग आगे की चीज़ों को पढ़ते हैं। अब देखिए, ये जो सत्य के प्रयोग है ये आत्मकथा का अंश है और इसमें जो है 5 टाइटल हैं। कितने टाइटल हैं, 5 टाइटल हैं, जिसमें सबसे पहला जो टाइटल है वो है सभ्य पोशाक में। सभ्य पोशाक में ये इनका जो है बच्चों फर्स्ट टाइटल है, पहला टाइटल है। दूसरा जो टाइटल है वो है बलवान से भिड़ंत। तीसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे आत्मिक शिक्षा। चौथे नंबर पर पढ़ेंगे शांति निकेतन और 5वें नंबर पर पढ़ेंगे खादी का जन्म। ठीक है, ये 5 टाइटल हैं। अब ये जो सभ्य पोशाक की जो घटना है ये कहाँ की घटना है, ये इंग्लैंड की घटना है। ये कहाँ की घटना है, ये इंग्लैंड की घटना है। अब गांधी जी इंग्लैंड में कब गए थे, आपको ये ध्यान होना चाहिए। गांधी जी इंग्लैंड कब गए थे, ये 1888 ईस्वी में इंग्लैंड गए थे। और कब तक वहाँ रहे थे, 1891 ईस्वी तक का ये जो समय है ये गांधी जी ने कहाँ व्यतीत किया था, इंग्लैंड में व्यतीत किया था। और यहाँ पर वो क्या करने के लिए गए थे, वो वकालत करने के लिए गए थे। क्या करने गए थे, वकालत। ठीक है ना, यानी कि बैरिस्टर बनने के लिए गए थे, वकील बनने के लिए गए थे। इंग्लैंड के अंदर जो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन है वहाँ पर ये पढ़ने के लिए गए थे, वकील बनने के लिए। तो कुल मिलाकर के विद्यार्थी बनकर के गए थे। ये क्या बनकर गए हैं, विद्यार्थी बनकर के गए हैं। तो ये जो पाठ हम लोग पढ़ेंगे, इस पाठ में गांधी जी ने क्या शिक्षा दी है, क्या संदेश दिया है, क्या प्रेरणा दी है, इस बारे में हमें मालूम होना चाहिए। इस पाठ के माध्यम से गांधी जी ने कहा है कि जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों को छद्म वेश से बचना चाहिए और एक विद्यार्थी को अपने अध्ययन काल में केवल वही तैयारी करनी चाहिए जो उसके व्यवसाय और उसके कैरियर से जुड़ी हुई होती है।
अन्यथा समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें दिखावे में, आडंबर में अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो इसके बारे में हम लास्ट में भी बात करेंगे, पहले इसको समझते हैं अच्छे से। अब देखिए सभ्य पोशाक जो है इसके अंदर दो टाइटल है बच्चों, एक तो है अनाहार के प्रति श्रद्धा, अनाहार के प्रति श्रद्धा। अब यहाँ इस टाइटल के अंदर ये दो बातें मैं पढ़ाऊंगा। फर्स्ट जो है अनाहार के प्रति श्रद्धा, तो इसके अंदर क्या बात हो रही है बच्चों, ये देखिए इसमें ये दो शब्दों से मिलकर बन रहा है अन्न प्लस आहार, अन्न प्लस आहार, यानी कि अन्न ही क्या है, आहार है, अन्न ही उसका भोजन है, अन्न ही जो है उसका भोजन है। उसके अंदर मांस वगैरह जो है उसका सेवन गांधी जी नहीं करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर गांधी जी को क्या है, एक एक्सपेरिमेंट करने लग गए वो अपने जीवन में, क्योंकि वो अपनी बायोग्राफी लिख रहे हैं ना, सत्य के प्रयोग, आत्मकथा है, उसमें कह रहे हैं कि मैं अनाहार को लेकर के कई तरह के प्रयोग करने लगा। अनाहार के प्रति मेरी जो श्रद्धा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। मैंने सोल्ट की पुस्तक पढ़ी, सोल्ट एक लेखक है, मैंने सोल्ट की पुस्तक पढ़ी और सोल्ट की पुस्तक पढ़ने के बाद अनाहार के प्रति जो मेरी जिज्ञासा है वो और भी तीव्र हो गई, और भी तेज हो गई, और उसके बाद में मुझे अनाहार से संबंधित जितनी भी पुस्तकें पढ़ी मैंने खरीद ली और मैंने उन्हें पढ़ डाली। उन पुस्तकों में जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक थी वो आप एक एक करके ध्यान रखेंगे, डॉक्टर हार्वर्ड विलियम, डॉक्टर हार्वर्ड विलियम की जो पुस्तक थी उसका नाम था आहार रीति, आहार नीति, सॉरी क्या नाम था, आहार नीति जो पुस्तक थी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले गांधी जी ने किसकी पुस्तक पढ़ी, सोल्ट की पुस्तक पढ़ी, ठीक है, सोल्ट की पुस्तक पढ़ी अनाहार से संबंधित, अनाहार से संबंधित, ठीक है। और इस पुस्तक को पढ़ने के बाद, इस पुस्तक को पढ़ने के बाद गांधी जी के मन में जो जिज्ञासा है वो और भी तेज हो गई, और अनाहार से संबंधित जितनी भी पुस्तकें उनको मिली उनको उन्होंने खरीद लिया और उनको पढ़ डाला। अब उसमें कौन कौन से राइटर हैं देखें, पहला है डॉक्टर हार्वर्ड विलियम, डॉक्टर हार्वर्ड विलियम की जो पुस्तक है जिसका नाम है आहार नीति, ठीक है, आहार नीति। अब इस पुस्तक के अंदर जो है उस समय के जितने भी ज्ञानी थे, यानी कि इस पुस्तक में अलग अलग युगों में, अलग अलग युगों के ज्ञानियों, अवतारों व पैगंबरों के आहार विषय बातें लिखी हुई हैं। और ईसा मसीह और पाइथागोरस को इन्होंने केवल अनाहारी सिद्ध करने की कोशिश करी है। ईसा मसीह और पाइथागोरस को केवल अनाहारी सिद्ध करने की क्या करी है, कोशिश की है। तो आप ध्यान रखेंगे डॉक्टर हार्वर्ड विलियम की आहार नीति नामक जो पुस्तक है, इस पुस्तक में किस बात का वर्णन किया गया है, इस पुस्तक में अलग अलग युगों के ज्ञानियों, अवतारों और पैगंबरों के आहार विषयक बातें और अनाहार से संबंधित जो उनकी बातें थी वो उसमें लिखी गई हैं। साथ ही इसके अंदर जो ईसा मसीह है और जो पाइथागोरस है उन्हें केवल अनाहारी सिद्ध करने की क्या कही गई है, कोशिशें की गई है। दूसरे नंबर पर जो उन्होंने पुस्तक पढ़ी वो थी डॉक्टर मिसेज एना किंग्सफर्ड, मिसेज एना किंग्सफर्ड की उत्तम आहार रीति, उत्तम आहार रीति जो पुस्तक है ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, इस पुस्तक को पढ़ा। और उन्होंने जो तीसरे नंबर पर है डॉक्टर एलिंसन, डॉक्टर एलिंसन के
आरोग्य विषयक लेख। इसमें उन्होंने दवा के बदले केवल आहार में हेरफेर करके रोगी को निरोगी करने का उपाय बताया है। यानी कि हमारा जो खान पान है उसी में बदलाव करके हम अपने रोग को क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। इन्होंने दवा को महत्व नहीं दिया बल्कि आहार को महत्व दिया, भोजन को महत्व दिया। बच्चों ये तो तय मानो कि इस दुनिया के अंदर जितने भी प्राणी हैं उन सभी प्राणियों में से एक मानव नामक का प्राणी है। वो एक ऐसा प्राणी है जिसके खाने पीने का ना तो समय फिक्स है और ना ही वस्तुएं फिक्स है। ठीक है, जैसे बकरी है वो घास खाएगी लेकिन उसे आप मांस खिलाओगे तो नहीं खाएगी। ठीक है ना, जैसे ऊंट है उसको कांटेदार झाड़ियां पसंद आती हैं, उसे आप घास वगैरह वैसी चीज खिलाओ तो नहीं खाता है। जैसे पक्षी हैं वो दाना चुगते हैं, ऐसे हर चीज का जो प्राणी है उन सबका खाना फिक्स है। लेकिन मनुष्य को कुछ भी खिला लो, कभी भी खिला लो, सुबह 5 बजे खिला लो, रात के 12 बजे खिला लो, उसके खाने का पीने का कोई समय तय नहीं है। और यही कारण है कि वह कई बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। क्यों पैसे वाले लोगों को ही इतनी बड़ी बीमारियां होती हैं, गरीब लोगों को कम बीमारियां होती हैं? तो उसका कारण यही होता है कि खान पान का जो तरीका है और जो वस्तुएं हैं वो सही नहीं है। अगर हम निरोगी रहना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हम बिल्कुल स्वस्थ रहें, फिट रहें, तो हमारा जो भोजन है, हमारा जो आहार है, उसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए कि जो प्लेट है हमारी खाने की उसमें क्या क्या सामग्री है जिसको हम खाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। और आज जिस तरह का ये समय चल रहा है, इस समय को अगर ध्यान में रखा जाए तो हमारे खान पान पर तो विशेष ध्यान देना ही चाहिए, क्योंकि उसी से हमारी इम्यूनिटी पावर जो है वो स्ट्रोंग होगी, बढ़ेगी और तभी हम बहुत सारे रोगों से लड़ सकते हैं। और उसके अंदर एक्सरसाइज भी मस्ट है, व्यायाम करना भी आपको चाहिए। ठीक है, घूमना फिरना भी चाहिए, दौड़ भी लगानी चाहिए। तो ये सब चीज देखिए, एक विद्यार्थी के बारे में बात चल रही है, क्योंकि इस समय गांधी जी जो हैं वो 19 वर्ष के हैं। कितने साल के हैं वो? 19 साल के हैं इस समय। तो इस तरह से आप अभी तो अपने जीवन के एक तरह से युवा अवस्था, जीवन का जो ये एक ऐसा पड़ाव है जिसके अंदर अभी तो आपकी जिंदगी में बहुत सारा जोश है, उत्साह है, आप जाने क्या कर सकते हो इस समय। तो कहने का मतलब है कि कवि जो महात्मा गांधी जी हैं भाई, इसके लेखक, ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि सोल्ट की पुस्तक पढ़ी और उसके बाद में उनकी अनाहार के प्रति जो जिज्ञासा है दिन प्रतिदिन बढ़ती गई और उसके बाद अनाहार से संबंधित जितनी भी पुस्तकें मिली उनको उन्होंने खरीद लिया और पढ़ लिया। उनमें से कौन कौन सी पुस्तक? डॉक्टर हॉवर्ड विलियम की आहार नीति। इसमें अलग अलग युगों के ज्ञानियों, अवतारों और पैगंबरों के आहार विषयक बातें लिखी गई हैं। डॉक्टर मिसेज एना किंग्सफर्ड, जिसमें उत्तम आहार रीति। डॉक्टर एलिंसन, आरोग्य विषयक लेख, उन्होंने दवा के बदले आहार में हेर फेर करके रोगी को निरोगी करने का उपाय बताया है। तो इस तरह से ये अनाहार को लेकर के कई तरह के प्रयोग कर रहे थे। लेकिन इंग्लैंड के अंदर ही गांधी जी के मित्र भी बन गए थे। उन मित्रों को हमेशा इस बात की चिंता रहती थी कि गांधी जी इसी तरह अनाहार को लेकर अगर प्रयोग करते रहेंगे तो इस अंग्रेजी समाज में घुल मिल नहीं पाएंगे, मांस नहीं खाएंगे तो कमजोर पड़ जाएंगे, जो ये करना चाहते हैं वो कर नहीं पाएंगे और केवल पोथी पंडित, एक किताबी ज्ञान हासिल करने वाले व्यक्ति के रूप में ही बन जाएंगे। इसलिए हमेशा उनके मित्रों को इस बात की चिंता रहती थी। यही कारण है कि गांधी जी के मित्रों ने एक बार गांधी जी को सुधारने के लिए एक योजना बनाई कि उसे अपने साथ ले जाकर और मांस खिलाने की योजना बनाई और उन्होंने नाटक दिखाने के बहाने गांधी जी को होबर्न भोजनालय में अपने साथ ले गए और वहां पर एक प्लेट
क्या मंगवाया गया? सूप मंगवाया गया, 1 प्लेट सूप मंगवाया गया। गांधी जी ने पूछना चाहा क्या इसमें मांस पड़ा है? इस पर उसका मित्र जो है चिढ़ गया और बोला कि नहीं खाना है तो मत खाओ, किंतु ये जाहिलपन यहाँ नहीं चलेगा, बाहर जाकर किसी दूसरे भोजनालय में भोजन कर लो। इस बात से प्रसन्न होकर गांधी जी बाहर गया, लेकिन रात काफ़ी हो चुकी थी, सारे भोजनालय बंद हो चुके थे। इस वजह से गांधी जी को उस रात भूखा रहना पड़ा। ठीक है, यहाँ तक जो बातें चलेंगी वो चल रही है अनाहार के प्रति। इसके बाद गांधी जी अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि इसके बाद में ये मेरे मित्रों का अंतिम प्रेम युद्ध था। इसके बाद उन्होंने इस मुद्दे पर कभी बात नहीं करी, लेकिन मैंने अपने मन में ये तय कर लिया था कि मैं सभ्य बनने के जो दूसरे लक्षण हैं या इस अंग्रेजी समाज में घुल मिलने के जो दूसरे तौर तरीके हैं उन्हें मैं सीखना आरंभ करूंगा। तो वहीं से ये दूसरी जो बात है वो शुरू होगी, सभ्य बनने की धुन। लेकिन उससे पहले देखिए ये जो बातें पड़ी हैं इसमें कौन कौन से प्रश्न हैं वो सबसे पहले हमें क्लियर हो जाना चाहिए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि गांधी जी ने अनाहार से संबंधित कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ी? पहला क्वेश्चन। तो आप बता सकते हैं कि गांधी जी ने अनाहार से संबंधित सबसे पहले सोल्ट की पुस्तक पढ़ी, उनके मन में जिज्ञासा और भी तेज हो गई। उसके बाद जो भी पुस्तक मिली उन्हें खरीद लिया। उसमें डॉक्टर हॉवर्ड विलियम की आहार नीति, फिर डॉक्टर मिसेज एना किंग्सफोर्ड की उत्तम आहार नीति, ठीक है, और डॉक्टर एलिंसन के आरोग्य विषयक लेख पढ़े, ये बात आएगी। फिर सेकंड क्वेश्चन है गांधी जी को भूखा क्यों रहना पड़ा? गांधी जी को भूखा क्यों रहना पड़ा? तो आपने बताना है कि एक बार गांधी जी के मित्र ने उसे नाटक दिखाने के बहाने अपने साथ होबर्न भोजनालय में ले गए। वहाँ पर 1 प्लेट सूप मंगाया गया। गांधी जी ने पूछना चाहा क्या इसमें मांस पड़ा है? इस बात पर उसके मित्र ने चिढ़कर कहा कि अगर नहीं खाना है तो मत खाओ, बाहर दूसरे भोजनालय में चले जाओ। जब गांधी जी ने बाहर जाकर देखा तो रात काफ़ी हो चुकी थी, सारे भोजनालय बंद हो चुके थे, इसलिए गांधी जी को उस रात भूखा रहना पड़ा। क्लियर सभी को? गांधी जी के मित्रों ने क्या योजना बनाई? तो योजना क्या थी? अपने सामने बिठाकर उसे मांस खिलाने की योजना बनाई। क्लियर है? गांधी जी को जो गांधी जी के मित्र थे उन्हें हमेशा किस बात की चिंता रहती थी? तो आप बता देंगे कि गांधी जी जब अनाहार को लेकर के प्रयोग कर रहे थे तो उनके मित्रों को इस बात की चिंता रहती थी कि अगर ये इसी तरह अनाहार को लेकर के प्रयोग करते रहे तो ये अंग्रेजी समाज में घुल मिल नहीं पाएंगे, मांस नहीं खाएंगे तो कमज़ोर पड़ जाएंगे, जो ये करना चाहते हैं नहीं कर पाएंगे और केवल पोथी पंडित बनकर रह जाएंगे। इस बात की चिंता उनके मित्रों को रहती थी। क्लियर सभी को? तो एक बार आप लोग यहाँ चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये दूसरी बात मैं यहाँ शुरू कर रहा हूँ बच्चों। दूसरी बात यहाँ है सभ्य बनने की धुन। सभ्य बनने की धुन। अब देखिए सभ्य बनने की जो धुन है ये क्या चीज़ है? ये दूसरी चीज़ शुरू होगी कि जब गांधी जी अनाहार की अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए, गांधी जी ने अनाहार की अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए और उस अंग्रेजी समाज में घुल मिलने के लिए, सभ्यता के लक्षण सीखने के लिए उन्होंने बीच का कोई छिछला रास्ता अपनाया। उन्होंने क्या रास्ता अपनाया कि बंबई के सिले हुए जो कपड़े हैं वो अंग्रेजी समाज में अच्छे नहीं लगेंगे, इसलिए उन्होंने आर्मी नेवी स्टोर से बढ़िया सा सूट सिलवाया। ठीक है, और बॉन्ड स्ट्रीट जो है वहाँ शौकीन लोग जो थे उनके कपड़े सिलते थे। बॉन्ड स्ट्रीट में उन्होंने शाम की एक पोशाक सिलवाई। इवनिंग नाइट क्लब होते थे ना, नाइट में घूमना फिरना, तो नाइट के लिए एक अलग से ड्रेस सिलवाई उन्होंने। दोबारा सुन लीजिए, बंबई के बढ़िया सिले हुए जो कपड़े हैं वो इस विलायती समाज में अच्छे नहीं लगेंगे, ऐसा सोचकर उन्होंने आर्मी एवं नेवी स्टोर से, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, आर्मी एवं नेवी स्टोर से कपड़े
सिलवाए, पहली बात। दूसरा, बॉन्ड स्ट्रीट, बॉन्ड स्ट्रीट से शाम की पोशाक सिलवाई, नाइट का जो ड्रेस है वो सिलवाया उसने। अपने दिलदार भाइयों से, अपने भाइयों से, ऐसे पॉइंट बना देते हैं, अपने भाइयों से दोनों जेबों में लटकने वाली सोने की, गोल्ड की, सोने की चैन मंगवाई। ठीक है। इसके अलावा चिमनी टोपी, चिमनी टोपी, आईने के सामने खड़े होकर, आईने के सामने खड़े होकर टाई बांधने की कला सीखी, टाई बांधने की कला सीखी। ठीक है। नृत्य सीखा, वायलिन, वायलिन बजाना सीखने लगे। लच्छेदार भाषण, अब देखो कितनी सारी चीजें कर रहा है। अगर इनमें समय व्यतीत करोगे तो क्या एक विद्यार्थी अपनी पढ़ाई कर पाएगा? तो गांधी जी ने उस अंग्रेजी समाज में घुल मिलने के लिए ये सब काम करा उन्होंने। मतलब स्टूडेंट था लेकिन टिप टॉप रहना है ना अपन को, जैसे अपन करते हैं तो हमारी पढ़ाई छूट जाती है, हमारे उद्देश्य से हम भटक जाते हैं। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी ये गलतियां करते हैं। जिस समय आपको अपना पूरा समय अपने करियर के लिए लगाना चाहिए, उस समय आप अपने फैशन में, अपने शौक में, मोबाइल में आप लोग अपने समय को बर्बाद कर चुके होते हो। और जिस समय आपको होश आता है उस समय आपकी एक लंबी उम्र निकल चुकी होती है और उसके बाद ज़िंदगी के अंदर केवल और केवल पछतावा होता है। तो ये जो सभ्य पोशाक शीर्षक हम पढ़ रहे हैं, इसके अंदर गांधी जी ने विद्यार्थियों को यही प्रेरणा दी है कि विद्यार्थियों को अपने छद्म वेश से, अपने दिखावे की जिंदगी से बचना चाहिए। उसे केवल वो तैयारी करनी चाहिए जिससे कि वह अपने करियर, अपने व्यवसाय के अंदर आगे बढ़ सके। आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों को अभी आपके जो पेरेंट्स हैं, किसी को दिल्ली भेजेंगे, किसी को कोटा भेजेंगे, किसी को जयपुर भेजेंगे, अलग अलग जगहों पर जाकर आप लोग पढ़ाई करने वाले हो। वहाँ पर आपको बढ़िया सा रूम दिला दिया जाएगा, हर महीने आपके लिए एक बजट तय कर दिया जाएगा। मतलब माँ बाप अपने लिए खर्च ना करके और तुम्हारे ऊपर वो सारा पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। उनका एक उद्देश्य होता है कि हमारी जो औलाद है, हमारे जो बच्चे हैं, वो एक बार कामयाब हो जाएं, वह अपने जीवन में सफल हो जाएं। मैं नहीं कर पाया कोई बात नहीं, लेकिन मेरे सपने मेरे बच्चे पूरा करके दिखाएंगे, ये उनका एक ख्वाब होता है। कितने गर्व की बात होती है जिस दिन किसी माँ बाप का जो बालक है, बच्चा है, वो कुछ बन जाता है। सपना होता है एक सबका। इसलिए हमारा जितना समय, अब तो आपको आदत लग गई होगी घर के अंदर बैठने की, 5-7 घंटे बैठने की आदत लगी होगी। एक अच्छा सा टारगेट का चुनाव करके और अपनी ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़ना चाहिए। जो पढ़ाई करी जा रही है, पहला काम है पूरा फटाफट सारे काम देख करके, स्टडी करके रख दिया। अब अपने कंपटीशन की चीज़ों पर ध्यान देना, आगे की चीज़ों की प्लानिंग करना। समय सबके पास बराबर है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब ध्यान दीजिए। अब देखिए गांधी जी ने सभ्य बनने के लिए या सभ्यता के लक्षण सीखने के लिए क्या क्या किया। तो आप ध्यान रखेंगे कि गांधी जी ने अपनी अनाहार से संबंधित कमजोरी को छिपाने के लिए और उस अंग्रेजी समाज में घुल मिलने के लिए, सभ्य दिखने के लिए एक बीच का छिछला रास्ता अपनाया। उसने बंबई में सिले हुए जो कपड़े हैं
वो उस विलायती समाज में अच्छे नहीं लगेंगे, इसलिए आर्मी नेवी स्टोर से उन्होंने बढ़िया से कपड़े सिलवाए, बॉन्ड स्ट्रीट में शाम की पोशाक सिलवाई, अपने भाइयों से दोनों जेबों में लटकने वाली सोने की चैन मंगवाई, चिमनी टोपी, आईने के सामने खड़े होकर टाई बांधने की कला सीखी, क्योंकि बंदी बंधाई जो टाई होती है उसे बांधना सभ्यता में शुमार नहीं होता है, इसलिए आईने के सामने खड़े होकर के टाई बांधने की कला सीखी। एक शिक्षक के घर जाकर उन्होंने नृत्य सीखना आरंभ कर दिया, एक अन्य शिक्षक के घर जाकर उन्होंने वायलिन बजाना सीखने लगे, और एक और शिक्षक के घर जाते थे, वहाँ लच्छेदार भाषण सीखने लगे। ये सभ्य बनने की जो धुन है करीब 3 महीने तक चली, 3 महीने तक चली। और उसी समय 3 महीने के बाद उन्होंने एक बैल साहब की पुस्तक पढ़ी। तो गांधी जी अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि बैल साहब ने मेरे कानों में घंटी बजाई और मैं जागा, बैल साहब ने मेरे कानों में घंटी बजाई और मैं जागा। इसका क्या परिणाम हुआ, इसके बाद गांधी जी की क्या प्रतिक्रिया हुई, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। भाई बैल साहब ने मेरे कान में घंटी बजाई और मैं जागा, इसके बाद में गांधी जी की क्या प्रतिक्रिया हुई। कहने का मतलब है बैल साहब की जब उन्होंने पुस्तक पढ़ी तो गांधी जी को होश आया, वो सचेत हुए कि यार मैं कर क्या रहा हूं, नाच नाच करके कोई व्यक्ति सभ्य कैसे दिखाई दे सकता है, लच्छेदार भाषण सीखकर मैं क्या करूंगा, वायलिन बजाना तो मैं अपने देश में भी कर लूंगा, मैं इंग्लैंड में क्या करने आया हूं, मैं तो यहां वकालत की पढ़ाई करने आया हूं, मुझे तो अपने व्यवसाय और पेशे से संबंधित तैयारी करनी चाहिए, और उन्हीं से या मेरे चरित्र से कोई मुझे सभ्य समझे तो ठीक है, लेकिन मुझे दिखावे के लिए ये काम नहीं करने हैं। और तब जा कर के मैं एक विद्यार्थी बना, ऐसा गांधी जी अपनी आत्मकथा के अंदर लिखते हैं। समझ में आया बच्चों? तो ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ वो इतनी है बढ़िया तरीके से। तो ये चैप्टर जो हैं वो इतने हल्के नहीं हैं आप लोगों के। इस बुक के सारे चैप्टर जो है बड़े शानदार हैं, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलने वाला है। अभी इसमें हम लोगों ने पढ़ा है, विद्यार्थियों के बारे में बात करिए कि उनको छद्म वेश से, दिखावे से, छल से बचना चाहिए, ठीक है ना। और एक विद्यार्थी को अपना विद्या अध्ययन करनी चाहिए, अपने करियर, अपने व्यवसाय से संबंधित तैयारी करनी चाहिए, और उसे दिखावे की ज़िंदगी से बचना चाहिए। तो एक बार सभी अपनी अपनी बुक निकाल लीजिए, मैं फटाफट ये रीडिंग कर देता हूँ ताकि आप लोगों को वापस से ये पैराग्राफ वाइज ये चीज़ें समझ में आ जाए। अनाहार पर मेरी श्रद्धा दिन पर दिन बढ़ती गई। सोल्ट की पुस्तक ने आहार के विषय में अधिक पुस्तकें पढ़ने की मेरी जिज्ञासा को तेज बना दिया, और जितनी भी पुस्तकें मुझे मिली मैंने खरीद ली और पढ़ डाली। उनमें हॉवर्ड विलियम की आहार नीति नामक पुस्तक में अलग अलग युगों के ज्ञानियों, अवतारों और पैगंबरों के आहार का और उनके आहार विषयक विचारों का वर्णन किया गया है। उसमें पाइथागोरस, ईसा मसीह इत्यादि को उसने केवल अनाहारी सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। डॉक्टर मिसेस एना किंग्सफर्ड की उत्तम आहार रीति नामक पुस्तक भी आकर्षक थी। साथ ही डॉक्टर एलिसन के आरोग्य विषयक लेखों ने भी इसमें अच्छी मदद की। वे दवा के बदले केवल आहार के हेर फेर से ही रोगी को निरोगी करने की पद्धति का समर्थन करते थे। डॉक्टर एलिसन स्वयं अनाहारी थे और बीमारी को केवल अनाहार की सलाह देते थे। इन सब पुस्तकों के अध्ययन का परिणाम ये हुआ कि मेरे जीवन में आहार विषयक प्रयोगों ने महत्व का स्थान प्राप्त कर लिया। आरंभ में इन प्रयोगों में आरोग्य की दृष्टि मुख्य थी, किंतु बाद में धार्मिक दृष्टि जो है सर्वोपरि बनी। तो ये बात पूरे ढंग से मैंने आपको समझा दी है। मुझे लगता नहीं कि मुझे रीडिंग करनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के संतुष्टि के लिए ये रीड कर रहा हूँ। मैंने कभी भी अपने जीवन काल के अंदर जब मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो मैं कभी रीडिंग करने पर बिलीव नहीं करता। रीडिंग तब करी जाती है केवल
पाठ की शुद्धता या उसके उच्चारण की शुद्धता को ध्यान में रखकर रीड कर देते हैं, थोड़ी कहानी हमको अच्छे समझ में आ जाए। बाकी मैंने आपको मौखिक तौर पर ही ये सब बातें, सारे प्रश्न बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिए हैं। फिर भी आगे देख लीजिए। अब देखो, इस बीच मेरे उन मित्रों को तो मेरी चिंता बनी रहती थी। चिंता क्यों रहती थी मित्रों को, बता दी ना। उन्होंने प्रेमवश ये माना कि अगर मैं मांस नहीं खाऊंगा तो मैं कमज़ोर हो जाऊंगा, यही नहीं बल्कि मैं बेवकूफ़ बना रहूँगा और अंग्रेजी समाज में घुल मिल ही ना सकूँगा। वो जानते थे कि मैं आहार विषयक पुस्तकें पढ़ता रहता हूँ और उन्हें डर लगा कि इन पुस्तकों के पढ़ने से मैं भ्रमित चित्त बन जाऊँगा, प्रयोगों में मेरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा, मुझे जो करना है उसे भूल जाऊँगा और केवल पोथी पंडित बन बैठूँगा। इस विचार से उन्होंने मुझे सुधारने के लिए एक आखिरी प्रयत्न किया। क्या प्रयत्न किया? उन्होंने मुझे नाटक दिखाने के लिए न्योता दिया। वहाँ जाने से पहले मुझे उनके साथ होबर्न भोजनालय में भोजन करना था। मेरी दृष्टि में ये जो ग्रह था एक स्वप्न था, क्योंकि विक्टोरिया होटल छोड़ने के बाद मैंने ऐसे ग्रह में जाने का ये मेरा पहला अनुभव था। विक्टोरिया होटल का जो अनुभव था वो तो बिल्कुल निकम्मा था, क्योंकि मानना होगा कि वहाँ मैं बेहोशी की हालत में था। सैकड़ों के बीच में हम दो मित्र एक मेज के सामने बैठे। अब देखो, ये कोई किसी घटना का वर्णन कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये घटना आई नहीं है, ठीक है। ये विक्टोरिया होटल का जो अनुभव बता रहा है, वहाँ का निकम्मा था एक्सपीरियंस, वहाँ गया था तो उसके साथ कोई हुआ होगा घटना, तो वो उसका वर्णन यहाँ नहीं आया है, केवल लाइन आई है, ठीक है। मित्र ने पहली प्लेट मंगाई, वह सूप की थी। मैं परेशान हुआ, मित्र से क्या पूछता, मैं तो परोसने वाले को ही अपने पास बुलाया। मित्र समझ गए, चिढ़कर मुझसे पूछा, क्या है? मैंने धीरे से संकोच पूर्वक कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें मांस है या नहीं। मेरे मित्र ने कहा, ऐसे गृह में ये जंगलीपन नहीं चल सकता। अगर तुम्हें अब भी यही किचकिच करनी हो तो तुम बाहर जाकर किसी छोटे भोजन गृह में खा लो, बाहर ही मेरी राह देखो। मैं इस प्रस्ताव से खुश होकर उठा और दूसरे भोजनालय की खोज में निकला। पास ही एक अनाहार वाला भोजन गृह था, पर वह तो बंद हो चुका था। मुझे समझ नहीं पड़ा कि अब मैं क्या करना चाहिए। मैं भूखा रहा। गांधी जी को भूखा क्यों रहना पड़ा, ठीक है। हम नाटक देखने गए। मित्र ने इस घटना के बारे में एक भी शब्द मुंह से ना निकाला और मेरे पास तो कहने को था ही क्या। लेकिन यह हमारे बीच का अंतिम मित्र युद्ध था। ना ही हमारा संबंध टूटा और ना उसमें कोई कटुता आई। उनके सारे प्रयत्नों के मूल में रहे प्रेम को मैं पहचान सकता था। इस कारण विचार और आचार की भिन्नता के रहते हुए भी उनके प्रति मेरा आदर बढ़ गया था। पर मैंने सोचा कि मुझे उनका डर जो है दूर करना चाहिए। मैंने निश्चय किया कि मैं जंगली नहीं रहूँगा और सभ्य के लक्षण ग्रहण करूँगा। दूसरे प्रकार से समाज में समरस समान आनंद होने योग्य बनकर अनाहार की अपनी विचित्रता को छिपा लूँगा। मैंने सभ्यता सीखने के लिए सामर्थ्य से परे का और एक छिछला रास्ता अपनाया। अब ये दूसरी चीज़ शुरू हो रही है यहाँ पर, सभ्य बनने की धुन। विलायती होने पर भी बंबई के कटे सिले कपड़े अंग्रेजी समाज में शोभा नहीं देंगे। इस विचार से मैंने आर्मी और नेवी स्टोर से कपड़े सिलवाए 19 शिलिंग की। उस जमाने के लिहाज से तो ये कीमत बहुत ज़्यादा थी। चिमनी टोपी सिर पर पहनी और इतने में भी संतोष ना हुआ तो बॉन्ड स्ट्रीट में, जहाँ पर शौकीन लोगों के कपड़े सिलते थे, 10 पौंड की बत्ती रखकर शाम की पोशाक सिलवाई। भोले और बादशाही दिल वाले बड़े भाइयों से दोनों जेबों में लटकने लायक सोने की एक बढ़िया चैन मंगवाई और वह मिल भी गई। बंदी बंधाई टाई पहनना शिष्टाचार में शुमार न था, इसलिए टाई बांधने की कला हस्तगत की। और देश में जो आईना होता था हजामत के दिन ही देखने को मिलता था, पर यहाँ तो बड़े आईने के सामने खड़े रहकर ठीक से टाई बांधने में और बालों में पट्टी डालकर सीधी मांग निकालने में लगभग 10 मिनट बर्बाद हो जाते थे। बाल मुलायम नहीं थे, इसलिए उन्हें अच्छी तरह मुड़े हुए रखने के लिए ब्रश, झाड़ू ही समझिए, के साथ रोज लड़ाई करनी चलती थी। और टोपी पहनते निकालते समय हाथ तो मानो मांग को सहेजने के लिए सिर पर पहुंच ही जाता था। और बीच बीच में समाज में बैठे बैठे
मांग पर हाथ फिराकर बालों को व्यवस्थित रखने की एक और सभ्य क्रिया बराबर चलती रहती है। मतलब समझ में आ गया ना। आप में बहुत सारे स्टूडेंट आएंगे अभी क्लास में, किसी के बाल ऐसे बड़े बड़े रहे, सारे दिन भर यूं यूं लगे रहते हैं, यूं यूं करते रहते हैं, यूं पढ़ा रहा है टीचर जब भी यूं यूं करते रहते हैं। मतलब मिल क्या रहा है, बालों पर ध्यान है, पढ़ने पे ध्यान नहीं है। समझ में है ना। स्टाइल में अपना जीवन व्यर्थ कर लेते हैं, बर्बाद कर लेते हैं। ठीक है, तो इससे बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है हमें। पर इतनी टीम टाम ही काफ़ी ना थी। अकेली सभ्य पोशाक से सभ्य थोड़ी ही बना जा सकता था। मैंने सभ्यता के दूसरे कई बाहरी गुण भी जान लिए थे। मैं उन्हें सीखना चाहता था। सभ्य पुरुष को नाचना चाहिए, उसे फ्रेंच भाषा अच्छी तरह से जान लेनी चाहिए, क्योंकि फ्रेंच इंग्लैंड के पड़ोसी फ्रांस की भाषा थी और सारे यूरोप की राष्ट्रभाषा भी थी, और मुझे यूरोप में घूमने की इच्छा थी। इसके अलावा सभ्य पुरुष को लच्छेदार भाषण करना भी आना चाहिए। मैंने नृत्य सीखने का निश्चय किया। एक कक्षा में भर्ती हुआ। एक सत्र के करीब 3 पाउंड जमा किए। कोई 3 हफ्ते में करीब 6 सबक सीखे होंगे। पैर ठीक से तालबद्ध पढ़ते नहीं थे। पियानो बजता था, पर वह क्या कह रहा है कुछ समझ में ना आता था। 1 2 3 चलता, पर उसके बीच का अंतर तो वह बाजा ही बताता था। मेरे लिए यह अगम्य था, इसे समझ पाना कठिन था। तो अब क्या किया जाए। अब तो बाबा जी की बिल्ली वाला किस्सा हो गया। चूहों को भगाने के लिए बिल्ली, बिल्ली के लिए गाय, और इस तरह बाबा जी का परिवार बढ़ा। उसी तरह मेरे लोभ का परिवार भी बड़ा हो गया। वायलिन बजाना सीख लूं तो सुर और ताल का ख्याल हो जाएगा। 3 पाउंड वायलिन खरीदने में गवाए और कुछ उसकी शिक्षा के लिए भी दिए। भाषण करना सीखने के लिए एक तीसरे शिक्षक का घर खोजा। उन्हें भी एक गिन्नी तो भेंट की ही। बैल की स्टैंडर्ड एलोक्यूशनिस्ट पुस्तक खरीदी और पिट का एक भाषण शुरू किया। अब देखो, बैल की एक पुस्तक खरीदी, इन्होंने नाम बता दिया, स्टैंडर्ड एलोक्यूशनिस्ट पुस्तक थी। इन बैल साहब ने मेरे कान में घंटी बजाई, बैल बजाई, मैं जागा। क्या प्रतिक्रिया हुई। मुझे कौन सा इंग्लैंड में जीवन बिताना है। लच्छेदार भाषण करना सीखकर मैं क्या करूंगा। नाच नाच कर मैं सभ्य कैसे बनूंगा। वायलिन तो देश में भी सीखा जा सकता है। मैं तो विद्यार्थी हूं, मुझे विद्या धन बढ़ाना चाहिए। मुझे अपने पेशे से संबंध रखने वाली तैयारी करनी चाहिए। मैं अपने सदाचार से सभ्य समझा जाऊं तो ठीक, नहीं तो मुझे ये लोभ छोड़ देना चाहिए। इन विचारों की धुन में मैंने उपयुक्त आशय के उद्गारों वाला जो पत्र है वो भाषण शिक्षक को भेज दिया। उनसे मैंने 2 या 3 ही पाठ पढ़े थे। नृत्य शिक्षिका को भी ऐसा ही पत्र लिखा। वायलिन शिक्षिका के घर वायलिन लेकर पहुंचा। उन्हें जिस दाम में भी वह बिके बेच डालने की इजाज़त दे दी। उनके साथ कुछ मित्रता का सा संबंध हो गया था। इस कारण मैंने उनसे अपने मोह की चर्चा की। नाच आदि के जंजाल में से निकल जाने की मेरी बात उन्होंने पसंद की। सभ्य बनने की मेरी यह सनक लगभग 3 महीने तक चली, और जो पोशाक की टीम टाम है वो तो बरसों चली। लेकिन अब मैं विद्यार्थी बन सका। अब जाकर के मैं क्या बन गया हूँ, एक विद्यार्थी बन गया हूँ। तो देखिए, यहाँ एक शीर्षक हम लोगों ने पढ़ा है सभ्य पोशाक में। अब यहाँ गलतियाँ क्या होने वाली है बच्चों, कि जब एग्जामिनर में क्वेश्चन आएंगे आपको तो वो कैसे देता है कि सभ्य पोशाक शीर्षक में अनाहार के प्रति जो विचार व्यक्त किए हैं गांधी जी ने उन्हें बताइए। अब आप सभ्य पोशाक देखते ही ये बातें लिखना शुरू कर देते हो, ये गलती होगी। आप ये ध्यान रख लेना, सभ्य पोशाक जो है ये तो एक टाइटल है और इसमें 2 बातें हैं, एक अनाहार और एक सभ्य बनने की धुन। तो वो आपसे कौन सी बात पूछ रहा है वो बतानी है। सभ्य पोशाक शीर्षक में अनाहार के प्रति गांधी जी ने जो विचार व्यक्त करे उन्हें बताइए, तो ये बात आएंगी। अगर आपसे पूछे सभ्य पोशाक शीर्षक में सभ्य बनने की धुन जो सवार हुई, या गांधी जी ने सभ्य बनने के लिए जो रास्ता अपनाया, जो छिछला रास्ता अपनाया वो क्या था, तो उसमें ये बात आएंगी। ठीक है। अब आपकी जो नोटबुक है उसमें आपने गांधी जी का परिचय लिख लिया होगा। उसी क्रम में आप लोगों को ये शॉर्ट जो समरी है वो भी आपको अपने रजिस्टर में नोट करनी है। ठीक है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक बात करते हैं आपसे भी। हाँ, तो देखिए,
आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा, आपको कितना समझ में आया है ये भी बताइएगा, और कमेंट ज़रूर कर दीजिए सर मैंने ये वीडियो देख लिया है, ताकि हमें भी संतुष्टि हो जाए कि कौन कौन से विद्यार्थी हैं जो हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, हमारे इस पाठ को पढ़ा है उन्होंने, थोड़ा सा उत्साह हमें भी मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली बार एक नए शीर्षक को लेकर, बलवान से भिड़न, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।